हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रकाश शीट विशाल। बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? क्या आपको ये पता है कि हमको लाइट नहीं दिखती है? आपको कि भैया कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमको लाइट नहीं दिखती है। आप तो मानने वाले हो नहीं, तो चलो करके ही दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में लेजर लाइट है, मैंने इसको ऑन किया। क्या आपको पाथ दिख रहा है लाइट का? यानी कि आपको लाइट नहीं दिख रही। आपको पाथ नहीं दिखा मतलब आपको लाइट नहीं दिख रही है। अब जिस चीज पर लाइट पड़ रही है वो चीज ग्लो कर जा रही है। जैसे मेरा हाथ देखो ग्लो कर गया, तो है ना बहुत फैसिनेटिंग चीज, अमेजिंग चीज। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे हम सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं पार्ट में, इसको भी हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो मैं लाया हूं आप सभी के लिए पार्ट 1। इसमें हम क्या क्या मेन टॉपिक्स होंगे हमारे। हम पहले जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, फिर हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, फिर जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को, एंड देन लास्ट में हम खत्म करेंगे इंपॉर्टेंट रेस फॉर इमेज फॉर्मेशन को और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आज हमने पढ़ा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ कैन वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस? हम अपने आसपास के वर्ल्ड को कैसे देखते हैं? आप कहेंगे भैया आंखों से देखते हैं। नहीं, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं जो बिल्कुल डार्क है, ठीक है, मैंने वहां पे लाइट्स बंद कर दी हैं, कर्टेन्स डाल दी, सनलाइट अंदर नहीं आ सकती है, क्या आपको अंदर की चीजें दिखेंगी? क्या आपको दिखेगा कि कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे चेयर रखी है, कहाँ पे बुक्स रखी है? नहीं दिखने वाला। क्यों? आइस तो तब भी है ना हमारे पास, लेकिन हमको नहीं दिखेगा क्योंकि आइस की हेल्प से तो हम देखते हैं, लेकिन हमें एक और चीज की बहुत आवश्यकता है। क्या करेंगे आप अपना फोन निकालेंगे और आप टॉर्च ऑन करेंगे, टॉर्च ऑन करेंगे या फिर स्विच ऑन करेंगे, तभी तो आपको आसपास की चीजें दिखेंगी ना। तो यानी कि हम लाइट की मदद से चीजों को देख पाते हैं। ओके, जैसे आपको दिख रही होगी इमेज, हम फोन की स्क्रीन जो है, फोन की स्क्रीन को कैसे देख पाते हैं? वहां से लाइट निकल रही है, यही लाइट हमारी आंखों के अंदर जा रही है, हमारी आंखों के अंदर जा रही है। तभी हमको, जो जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, फोन पे पढ़ रहे होगे या किसी और गैजेट पे, तभी मैं आपको दिख रहा हूँ क्योंकि लाइट्स एंटर कर रही है आपकी आंखों को। इसी प्रकार जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर पहले लाइट टकराती है, वहां से बाउंस करती है और आपकी आंखों में जाती है, तब हम चीजों को देख पाते हैं। तो समझ में आया, आंखों के साथ साथ लाइट की भी बहुत जरूरत है। ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स अवर आईज। जब लाइट किस चीज पर पड़ती है तो वो टकराती है और हमारी आंखों में आती है। ओनली देन वी कैन सी इट, और हम तभी चीजों को देख पाते हैं। क्लियर? ओके, हाउ डज लाइट ट्रेवल? आखिर लाइट ट्रेवल कैसे करती है? चलिए, लाइट ट्रेवल करती है सीधी। जैसा आपने देखा होगा मेरी शॉर्ट, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी टिंडल फैक्ट के ऊपर, इसमें आपने देखा होगा जब मैंने धूप बत्ती जलाई तो इसका पाथ दिखने लगा, लाइट का पाथ दिखने लगा। ओके, अभी लाइट का पाथ आप तो कहते हो ये लाइट दिखती नहीं है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अब आप कह रहे हो लाइट का पाथ दिख गया। बेटा इस वजह से दिख पाया ये क्योंकि मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती के जो धुआं निकला इसकी वजह से दिख रहा है। ठीक है, धुएं के जो पार्टिकल्स हैं उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। बाकी डिटेल के लिए आप शॉर्ट्स देखिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज है कि जो लाइट का पाथ है, जो लाइट का पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यानी कि लाइट किस में ट्रेवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अच्छा, अब एक और चीज, क्या आप स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। क्लियर? और आपको एक और चीज बताऊं, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, यानी कि वैक्यूम में, स्पेस में, हर जगह लाइट ट्रेवल करती है। जैसे आप जानते होंगे सन से अर्थ तक हमारे लाइट आती है, तो क्या बीच में कुछ प्रेजेंट है? वैक्यूम ही तो है, स्पेस है, लेकिन लाइट तब भी ट्रेवल करती है ना, और कितनी फास्ट स्पीड से। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it। यानी कि मिरर जैसे हाईली पॉलिश सरफेस पे अगर लाइट पड़ेगी तो उसका काफी पार्ट जो है वो बाउंस बैक कर जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ ध्यान आया? मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमें चीजें तभी दिखती हैं जब रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन तो हर एक चीज करे जो हमें दिख रही है, यानी कि ये जो स्टाइलस है ये भी रिफ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन मिरर में क्या होता है, काफी पार्ट जो है वो लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब बहुत कम करता है मिरर। क्लियर? अब जो रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोनों को एक एक करके। पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये होता तो है, अभी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, अभी समझाता हूँ इस इमेज पे। ओके, तो जो रे टकराती है मिरर पे, ठीक है, ये मिरर है मेरा, ये है मिरर। ठीक है,
अगर मिरर पे लाइट टकराती है इस यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, तो ये रे है, तो इस रे को जो रे आई है, जो टकराई है, इसको मैं कहूंगा इंसिडेंट रे। क्या कहूंगा इसको? इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके, जहां पे लाइट टकराई और वहां से टकरा के लाइट क्या हो गई? वापस हो गई। वापस हो गई जैसा आपको दिख रहा है। इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई थी, यानी कि जिस पॉइंट पर लाइट टकराई थी, इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर से, ठीक है। ये इमेजिनरी होता है, मैं आपको बता दूं, इमेजिनरी होता है। इससे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। क्लियर? ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में, नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारा पहला लॉ कहता है। क्लियर? अब सेकंड लॉ समझते हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का अर्थ है एक ही सरफेस पे होंगे। ठीक है, और क्लियरिटी के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा, कैरम बोर्ड नहीं खेला होगा, एटलीस्ट देखा होगा। ओके, तो आप इमेजिन करिए कि जमीन पे बच्चे खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, ठीक है, और आप खड़े होकर ऊपर से देख रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से कुछ कैरम बोर्ड दिखेगा। ओके, यहाँ से बच्चा क्या करेगा? गोटी को या टोकन को इस प्रकार यहाँ पे मान लीजिए स्ट्राइक किया, उसने मारा, तो क्या होगा? यहाँ से टकरा के इस तरीके से जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करें, तो जो ये एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ से गया तो ये इंसिडेंस हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों इक्वल होंगे, आई इक्वल्स टू आर। ये तो पहले लॉ की बात हो गई। ठीक है, अब लॉ 2 कहता है कि ये तीनों चीजें एक ही सरफेस पे होंगी, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल, और जो गोटी टकरा के गई यानी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये तीनों एक ही सरफेस पे होंगे, और होता भी तो यही है। जो गोटी टकराई, टकराने के बाद उसी सरफेस पे तो आ गई, वहीं पे तो नहीं, कैरम बोर्ड पे उसी सरफेस पे रही। ऐसा तो नहीं कि टकराने के बाद हवा में चली गई, मून में चली गई, स्पेस में चली गई, ऐसा तो नहीं होता ना। गोटी टकराने के बाद उसी सरफेस पे रहती है। तो यही हमारा सेकंड लॉ कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही सेम प्लेन में लाई करेंगे। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirrors। ये जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कोई भी चीज जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उन सब पे फॉलो होते हैं। जैसे मिरर, प्लेन मिरर हो गया, उस पर भी फॉलो करेंगे ये। कोई और चीज लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, सेम लॉज फॉलो होंगे। ओके, अब स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, तो वो भी ये लॉज को फॉलो करेंगे। सिंपल। अब आगे बढ़ो। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, अब प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, किस प्रकार बनती है, वो हम समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो इमेज बनती है हमारी प्लेन मिरर में, वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब तो आप जानते होंगे, मतलब जैसे आप इमेज अपनी देखते हैं, तो आपकी इमेज जो है बिल्कुल सीधी बनती है, ऐसा तो नहीं उल्टी पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी कि इरेक्ट का मतलब क्या हो गया? सीधी बनती है। ओके, अब वर्चुअल का अर्थ क्या होता है, सही अर्थ, ये मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगा। ठीक है, कुछ टाइम मतलब आगे बताऊंगा इस चैप्टर में। अभी आप समझ लीजिए वर्चुअल का अर्थ होता है इमेजिनरी। ठीक है, क्या होता है? इमेजिनरी। इसकी सही डेफिनेशन क्या होता है इमेजिनरी, ये चैप्टर में थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बनेगी वो उसी साइज की बनेगी। ठीक है, जैसे आप इमेज देख रहे हैं तो आपका जो साइज होगा सेम रहेगा। मैं स्टाइलस की अगर इमेज, अगर मैं इसको शीशे में देखूं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी उतनी सेम लेंथ की बनेगी। मान लो इसकी लेंथ कुछ भी है 10 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगी उसकी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर? द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए मैं 2 मीटर दूर खड़ा हूं, तो 2 मीटर दूर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो इमेज बनेगी मिरर से वो भी 2 मीटर ही दूर होगी। क्लियर? समझ में आया आपको?
यानी कि कोई भी चीज जितनी दूरी पे है तो उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगी। ओके, अगर मैं पास आऊंगा तो मेरी इमेज भी पास आती रहेगी मिरर की। क्लियर? नेक्स्ट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का अर्थ क्या है? यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरे इमेज का राइट हैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट हैंड। ये चीज तो आपने नोटिस की होगी, जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज में जो इमेज का है वो लेफ्ट हैंड उठता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर? तो हम समझ गए कि प्लेन मिरर से इमेज है जो वो हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, इक्वल साइज की बनती है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर हमारी इमेज बनती है, एंड लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी कि स्फेरिकल मिरर्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या तो वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है या फिर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में अभी समझाता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। क्लियर? कनकेव मिरर में क्या होता है, जैसा आप देख सकते हैं इमेज में, इस प्रकार होता है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इस तरफ होती है। ओके, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, अंदर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस, अंदर की तरफ मुड़ी हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, इसको मैंने इजीली कैसे याद किया था मैं बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। मैंने ऐसे याद किया था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आप उस तरफ खड़े होंगे। ठीक है, आप मान लीजिए उस तरफ खड़े हैं, तो अब एक इसको अगर मैं पूरा करूं तो आप एक केव के अंदर आ गए। अगर मैं इसको पूरा करूं, इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, तो अगर मैं इसको पूरा क्लोज करूं तो आप केव के अंदर आ गए। केव यानी कि गुफा। तो ऐसे नाम याद कर लीजिए, कन केव, सिंपल। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड होती है। क्या होती है? इस तरीके की होती है, ये सरफेस इस तरफ होती है। ओके, इस कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। इसमें अगर आप खड़े होंगे सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो आप उस केव में नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इस तरफ गोला जो इस तरफ बन जाएगा, तो आप केव के अंदर नहीं आए। ठीक है, तो ये कहते, इसे मैंने ऐसे याद किया था, तो मैं इसका नाम होता है कन्वेक्स मिरर। क्लियर? कनकेव यानी कि केव में आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, यानी जिसमें इनवर्ड कर्व्ड होगा, इनवर्ड। क्लियर? जो कनकेव मिरर होता है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्यों समझाता हूं आपको। इसमें जो लाइट पड़ती है, जो भी लाइट इसमें पड़ती है, ओके, ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है। क्लियर? जो भी पैरेलल रेस पड़ती है। ओके, इसमें क्या होता है, जो भी पैरेलल रेस पड़ती हैं ये एक पॉइंट पे नहीं लाता उनको, ये उनको एक पॉइंट पे नहीं लाता। ये क्या करता, उनको डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर हुआ? कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देता है। हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि लाइट को फैला देता है। क्लियर? ओके, अब हम स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स को पढ़ते हैं। देखिए, पोल। अबे पोल क्या होता है समझते हैं। ये आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी, एक तो रियल इमेज है, ये कनकेव मिरर का डायग्राम है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसके पार्ट समझाता हूँ दोनों को यूज करके। पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब ये मिरर है, इस मिरर का एक सेंटर होगा, बीचों बीच सेंटर। मैं कलर बदल लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये सेंटर होगा इस स्फेरिकल मिरर का। तो जो सेंटर है इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं कैपिटल पी से। अब यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, जो हम डायग्राम बनाएंगे, ये रहा हमारा कनकेव मिरर। इसमें ये जो सेंटर है, ये यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा पी। क्लियर हुआ आपको? इसके यहाँ पे पी हम कहेंगे इसको, यानी कि पोल। नेक्स्ट, अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको जो मिरर दिख रहा है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर, इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। क्लियर? इसको हम डिनोट करते थे एम एन से। किसे डिनोट करते हैं? एम एन से। अब इसको डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे? तो ये रहा एम और एन। क्लियर? इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्लियर हुआ? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब देखिए, ये मिरर मुड़ा हुआ है, गोल है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? इमेज को देखिए अब आप। ठीक है, मैं जरा इरेज कर देता हूँ सब कुछ। अब देखिए, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मान लेते हैं। ठीक है, कनकेव है। ओके, तो एक स्फीयर से मिलके बना है, मान लो ये स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अब जिस स्फीयर का एक पार्ट है उसका एक सेंटर होगा, स्फीयर का एक सेंटर होता है। ठीक है, वो जो सेंटर है, अब जो स्फीयर का जो सेंटर है
उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल सी। क्लियर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं बताता हूं। यहाँ पे हमारा पोल था, यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल सी। ओके, इस प्रकार मैं डिनोट करूंगा। ओके, क्योंकि ये जो स्फेयर है, ये जो सॉरी स्फेरिकल मिरर है, ये मान लीजिए ऐसे पूरा होगा ना, इस प्रकार ऐसे पूरा होगा, और पीछे होगा थोड़ा सा इस प्रकार, तो उसका सेंटर होगा। तो यहाँ हमने इस तरीके से मान लिया, ऐसे हम डायग्राम पे डिनोट करेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर मैं मान लू ये पूरा एक स्फेयर है जिसका ये पार्ट है, तो इस सेंटर से ये पोल, यहाँ पे हमारा मिरर है, ये कटा हुआ यहाँ पे मिरर है हमारा। ओके, तो ये पोल, तो सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को, इसको रेडियस कहेंगे। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, यानी कि सी से पी तक की दूरी को हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल, समझ में आया आपको। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा मैसी मैसी दिख रहा है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, ये लाइन जो पास हो रही है, इस लाइन को, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। प्रिंसिपल फोकस, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है समझिए थोड़ा सा, ठीक है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है समझाता हूं आपको। देखिए, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज अगर आती हैं तो वो आके कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आके सारी मिल जाती है। अगर एक रे है तो ऐसी चलेगी, ठीक है, एक और आएगी तो वो भी इसी पॉइंट पे आके मिलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, सॉरी मीट तक, एक्सिस मीट। अब इसका क्या मतलब है, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, समझाता हूं। अब ये बात कर रहा है कन्वेक्स मिरर की, तो मिरर को चेंज करते हैं। ओके, अब देखिए, ये पोल है, ये फोकस क्या रखा है, ये क्या रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, लाइट तो इसी साइड से आएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड से। ओके, यहां से लाइट आई, इधर से भी लाइट आएगी, ऐसा नहीं यहाँ से लाइट नहीं आएगी, यहाँ से लाइट आई लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड तो मेरी साइड है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या भैया इस तरफ लाइट नहीं आएगी, लाइट आएगी, कुछ नहीं होगा रिफ्लेक्शन इसके बाद। ठीक है, ऐसे अगर इमेज आ गई कि इसके बाद आप करिए कि क्या होगा, नो रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड है ही नहीं। क्लियर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब यहाँ पे आई तो ऐसा लगेगा कि जो लाइट है पीछे तो जा नहीं सकती, यानी कि वो पीछे से टकरा के और वापस यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। ठीक है, तभी मैंने लिखा है या तो एक्सिस पे मीट करेगी या फिर अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ऐसा लगेगा कि वो अपीयर, मीट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। समझ में आ गया, या तो यहाँ पे या तो लाइट मिलेंगी या ऐसा लगेगा कि वहां से मिलने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर। अब इस एफ से पोल तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको करते हैं कैपिटल एफ से डिनोट। ठीक है, पी से एफ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर, तो आपको सारे पार्ट समझ में आ गए। ठीक है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है, समझ में आया। जो मिरर का जो सेंटर होता है उसे पोल कहते हैं, जो स्फेयर का सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो लाइन इन दोनों को मिलाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर। ओके, इसको हम आर कहते हैं, इनकी दूरी को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर के बीच में होता है एफ, जहां पे हमारे पैरेलल लाइंस जो है वो मीट करते हैं, अपीयर टू मीट। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ में क्या होता है। अब इंटरेस्टिंगली इनका रिलेशन क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होता है बिल्कुल बीचों बीच आता है। क्या आता है, फोकल लेंथ बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि जो फोकल लेंथ होता है वो आर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया आर इक्वल्स टू 2f। क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, तो जो हमारी दूरी है ये आर और ये एफ, और ये बिल्कुल बीचों बीच आता है, यानी कि सी से एफ तक की दूरी और एफ से पी तक की दूरी दोनों बराबर होती है। ओके, क्लियर हो गया आपको। ओके,
तो हम यही जो रिलेशन है ये हम यूज करने वाले हैं, हमारे जो भी सवाल आएंगे, ठीक है, हम यही रिलेशन यूज करने वाले हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, हमको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमको पता होनी चाहिए। इसके सवाल कभी आए नहीं है, लेकिन हमको चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, लिमिटेशन ये है, दिस इज ओनली वैलिड ओनली व्हेन द पर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो अपर्चर है, जो mn है, वो काफी छोटा होना चाहिए, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तब ये वैलिड है। ठीक है, आप घबराइए मत, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब ये वैलिड होगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इससे डायरेक्टली, लेकिन आपको हायर स्टडीज के लिए पता होना चाहिए। ओके, मैंने आपको बता दिया। चलिए वे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द रिलेशन r is equals to 2f इज वैलिड फॉर द कनकेव मिरर बट नॉट फॉर द कन्वेक्स मिरर। यानी कि ये जो r is equals to 2f रिलेशन है, ये सिर्फ कनकेव मिरर पे काम आएगा, कन्वेक्स मिरर पे फेल है। नहीं, ऐसा तो नहीं, मैंने आपको बताया है ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स पे काम आएगा। बस मैंने एक लिमिटेशन बोली थी कि अपर्चर जो है, यानी कि जो mn है, यानी कि जो mn है, वो छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से, बस। फॉर कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर द कनकेव मिरर। अब यहाँ पे भी गए, वही गलत बात कह दी इसने, यानी कि कह रहा है सिर्फ कन्वेक्स मिरर पे काम आया, कनकेव में नहीं। गलत। अब यहाँ पे लिखा कि दोनों में ही काम नहीं आएगा, ना तो कनकेव में काम आएगा ये रिलेशन, या ना कन्वेक्स में, ये भी गलत। फॉर बोथ कनकेव और कन्वेक्स, यानी कि दोनों में काम आएगा, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। ठीक है, इसकी बस एक ही लिमिटेशन है, और उसको भी सिर्फ आप सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज तक नहीं आया, इससे रिलेटेड जो आपको बताया। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन दे रखी है बकायदा। ओके, तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाता हूँ और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहली हमारी इंपॉर्टेंट रे क्या है? हमारी रे है, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। अभी क्या कह रहा है समझाता हूँ आपको ड्रॉ करके, देखिए। अगर कनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी, और यहाँ पर भी अगर रे पैरेलल होगी, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या रखा है, अगर कनकेव मिरर में होगी तो क्या होगा? वो पास हो जाएगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पास होके चली जाएगी रे ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होगा? कन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा कि ये यहाँ फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, अब जा तो सकती नहीं पीछे, तो यानी कि लाइट आएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से टकरा के और डाइवर्ज हो गई। क्लियर? ऐसा लगेगा कि फोकस से टकरा के डाइवर्ज हो गई। समझ में आया आपको? पहले रे इंपॉर्टेंट रे। सेकंड, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। यानी कि अगर फोकस से पास होती है कोई रे कन्वेव में, या फिर कन्वेक्स में, ऐसा लगता है कि कोई लाइन रे, सॉरी लाइन नहीं, रे, कोई रे जो है वो फोकस की तरफ आ रही है, क्योंकि उसमें पीछे तो जा नहीं सकती। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? दोनों मिरर्स में पैरेलल हो जाएगी लाइन। क्या हो जाएगी? लाइन रे, मैं लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी, रे, रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर? ओके, अब थर्ड समझते हैं। A ray passing through the center of curvature of concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। यानी कि अगर कोई रे सेंटर से पास होकर निकलती है कनकेव मिरर में, ओके, और कन्वेक्स मिरर में ऐसा लगता है कि वो सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है, सेंटर की तरफ इसको यहाँ पे एक रे आई। अब क्या होगा कि जो रे है ये सेम वही पाथ फॉलो करके चली जाएगी, मतलब इसी लाइन से आई, इसी पाथ से आई, और सेम यही पाथ फॉलो करके बैक हो गई, सेम यहाँ पर ऐसे ही कन्वेक्स में होगा। ओके, समझ में आया आपको? अब ऐसा क्यों हुआ, इसका बिहाइंड द सीन्स, यानी कि इसका रीजन बताता हूँ आपको। अब देखिए, मान लीजिए ये जो मिरर है जहाँ पे ये टकराई लाइट, ये सीधा मिरर है, क्या है? एक प्लेन मिरर है, तो इस प्रकार होगा ये सीधा। क्या होगा? एक सीधा होगा। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि अगर सीधा है मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो बन गया यहाँ पे।
ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री से जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है, जो इंसिडेंट रे बनाती है वही एंगल रिफ्लेक्शन का होता है, यानी कि आई इक्वल्स टू आर होता है। अब देखिए ये तो बिल्कुल 90 डिग्री पे ही टकरा रही है, पहले से ही किस पे टकरा रही है, 90 डिग्री पे ही टकरा रही है, यानी कि आई कितना हो गया, जीरो हो गया, तो आर भी कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि जिस एंगल से आई आया, यानी कि कोई एंगल ही नहीं था, जिस लाइन पे आई और उसी लाइन से चला गया, यानी कि नॉर्मल से लाइन आई। अब ये नॉर्मल क्यों, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जो सर्कल होता है, इस सर्कल की प्रॉपर्टी है कि सर्कल से किसी बाहर पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस पे, यहाँ से टेंजेंट पे जो रेडियस बनता है, ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेंटर से जो ये रे गई है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पे ही क्या है, इंसिडेंट रे गई है, इसीलिए नॉर्मल से ही वापस आ गई, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों को इंसाइड कर गए, तीनों कोलिनियर, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। ओके, तो हम पढ़ते हैं हमारी फोर्थ रे को। इसमें क्या है, अगर कोई रे सीधा पोल पे टकरा गई, सीधा पोल पे टकरा गई, तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अब देखिए ये भी सेंटर से पास हो रही लाइन, यानी कि ये भी नॉर्मल है, तो जो एंगल यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और लाइन हमारी, सॉरी, रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो जाएगी। सिंपली ऐसी कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अगर रे पड़ी, ओके, तो सेम एंगल फॉलो करके लाइट वापस जाएगी, यानी कि यहाँ जितना आई होगा वही सेम आर होगा। ओके, तो यानी कि ये जो भी रेज बनी है सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही हैं। ओके, समझ गए आप। तो मैं इसको एक समरी की इमेज बना देता हूँ ताकि आपको सारे सिंपली याद रहे, आप इनको बना लीजिएगा और इनकी प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये है कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो रे है ये कहाँ से आई, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, एंड देन रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली गई। ओके, इसका एरो गलत लगा, इस तरफ से चली गई। ओके, इसमें फोकस से लाइन आई और पैरेलल हो गई। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेंटर क्या है, ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं जो एंगल है सेम है, आई और आर, यहाँ पे दो सभी केसेस में क्या आएंगे, आई इक्वल्स टू आर आएगा। ओके, यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू आर है, अब यहाँ पे आई जीरो है, इसीलिए क्या है, आई भी जीरो आर भी जीरो, तो दोनों के दो जो जहाँ से रे आई वहीं से रिफ्लेक्टेड रे चली गई। ओके, जहाँ से आई वहीं से चली गई। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ केस में क्या है, अगर पोल पोल पे टकराई तो जो एंगल बना वहीं से वापस होगा, सिंपल। अब यही चीज हम कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ते हैं, यहीं पे मैंने समरी बना दी कन्वेक्स मिरर के लिए। यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन आई, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा फोकस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई। ओके, अगर लाइट रे जो है वो फोकस पे आई तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, उल्टे हैं होते हैं एक दूसरे के, अगर पैरेलल आई तो फोकस से लगेगा कि डाइवर्ज हो गई, अगर फोकस पे ही आई तो पैरेलल हो जाएगी, है ना, एक दूसरे के अपोजिट। और थर्ड, जैसा हमारा कनकेव में था, सिंपल वैसे ही, अगर सेंटर की तरफ रे ऑफ लाइट आई तो सेंटर वैसे ही जो सेम पाथ फॉलो करके बैक हो जाएगी, सिंपली। पोल पे आई तो पोल, ठीक है। ये चार चार रेज हैं आपकी कन्वेक्स की और चार रेज हैं आपकी कनकेव की, ठीक है। दोनों मिरर्स के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है, चारों के चारों, और बनाने भी अच्छे से आने चाहिए, क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, डिफाइन करिए प्रिंसिपल फोकस को कनकेव मिरर के। तो आपको कनकेव मिरर याद है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका फोकस मैंने आपको बताया था जहां पर सारी पैरेलल लाइंस एक जगह पे कन्वर्ज हो जाए, जहाँ पे एक जगह पे मीट हो जाए, इससे हम फोकस कहते हैं, याद है ना। तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर देंगे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे जो भी पैरेलल रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इससे जो भी पैरेलल रेज होती हैं वो सारी एक जगह मिल जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इसका हमें फोकल लेंथ निकालनी, क्या निकालें, फोकल लेंथ, सिंपल है। देखिए आर हमको गिवन है कितना है, 20 सेंटीमीटर, एफ हमको निकालना है, तो आपको रिलेशन याद ही होगा, क्या रिलेशन था, आर इज इक्वल्स टू 2 एफ, है ना। आर कितना दे रखा है, 20, 2 एफ हमको निकालना है, तो एफ को यहीं रहने देते हैं, 2 को उधर फेंक दूंगा, तो 20/2 आ गया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि फोकल लेंथ आ गई मेरी 10 सेंटीमीटर, सिंपल एज दैट। समझ में आया। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है,
आपके लिए होमवर्क ये है बच्चों कि आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और जो मैंने आपको 4 एज बनाई इनको प्लीज बनाना है अच्छे से, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि अगर फोकस पैरेलल होगी कनकेव मिरर में तो क्या होगा, कन्वेक्स में होगी तो क्या होगा, टोटल 8 होगी, तो आपको आठों के आठों फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, इनको बनाने भी अच्छे से आना चाहिए। ओके, हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें हम इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनती है, हम दूरी पे रखेंगे, अलग अलग दूरी पे। ठीक है, पास पास लेते जाएंगे। ठीक है, जैसे कनकेव मिरर रखा है यहाँ पे है तो इमेज कैसी बनेगी, थोड़ा पास लाएंगे तो कैसी बनेगी, ये सब चीजें सीखेंगे, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रेस आने चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और थैंक यू।